हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लेके आ गए फ्लेम एम्परर का एपिसोड नंबर 175। पिछला एपिसोड काफी औसम रहा था। अगर आपने उसे अभी तक देखा नहीं है तो स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले आप उससे देख लो। चलो फिर भी पिछले एपिसोड को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे ही पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एम्परर लेपर्ड, जो कि कोलोसल बीस्ट था। इसके माथे पे 8 डाव मार्क्स होते हैं जो इसकी 8 स्टार 2 एम्पर की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। भले इस एम्पर लेपर्ड को हीट ओल्ड मॉन्स्टर की ऊर्जा से बनी उन बंदिशों ने बांध के रखा हो, तब भी उसका ऑरा टेरिफाइंग होता है। जैसे वो एम्पर लेपर्ड हीट ओल्ड मॉन्स्टर को सेंस करता है, वो तुरंत ही वायलेंट हो जाता है। ऐसा लगता है उसने काफी समय से एनर्जी को एक्यूमुलेट कर लिया था। जियान और हीट ओल्ड मॉन्स्टर की स्टैंड आंखों के सामने उसके आगे के पैरों की बंदिशें टूट जाती हैं। फिर आगे जो फाइट हुई थी उसकी पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप पिछले पार्ट को देख सकते हो। ऑफ कोर्स जीतने वाली जियान की टीम ही होती है। फाइनली वो हीट ओल्ड मॉन्स्टर उस एम्पर लेपर्ड की सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ पहुंच जाती है 8 दूधी की मिड स्टेज तक और उसका वो आधा खराब सा चेहरा फिर से खिलने लगा था। डील के मुताबिक वो जियान को इन रूइंस के राजों के बारे में बताता है। वो साथ में बताता है लाइफ फोर्स के बारे में, जिसमें जियान की एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाई है। सीन गया था बाहर की तरफ। अब तक म्यूइंग और लैंग फुयाओ अपने ग्रुप से मिल चुके थे, जब ये सभी चिंता से भरे एक्सप्रेशंस के साथ जियान का इंतजार कर रहे होते हैं। इस आइलैंड में कुछ और मेहमान पहुंच गए थे। हमें मालूम पड़ता है कि मिंग सेक के जो डिसाइपल्स म्यूइंग और बाकी लड़कियों के ऊपर अपनी नजरें गड़ा के बैठे हैं। अंत में जाके वो लड़कियों के करीब पहुंच गए थे। चलो हम यहीं से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सूची जैसी कल्टीवेशन सबसे हाई होती है। मिंग सेक के डिसाइपल्स को सेंस करने वाली सबसे पहले वही थी। हम अचानक से उसके एक्सप्रेशन को कोल्ड होते हुए देखते हैं। सूची कहती है मिंग सेक्ट। जुआन सेंटिन में मिंग सेक्ट को हमेशा से सबसे घटिया सेक्ट में से एक माना गया है। कई सौ सालों पहले किसी ने मिंग सेक्ट को सुपर सेक्ट के लीडर्स को मारने के लिए बोला था। ऑफ कोर्स इसकी एक कीमत होती है, लेकिन सुपर सेक्ट के लीडर्स को मारना इतना आसान कैसे हो सकता है? जब मिंग सेक्ट ऐसा करने में फेल होता है तो वो सुपर सेक्ट का लीडर अपने दोस्तों को इकट्ठा करके मिंग सेक्ट को तबाह करने की कोशिश करता है। लेकिन लगता है मिंग सेक्ट के डिफेंसेस भी बहुत मजबूत थे। अल्टीमेटली अटैकर्स को वापस लौटना पड़ा। फिर इस इवेंट के बाद मिंग सेक्ट ने भी अपनी एक्टिविटीज को काफी दबा लिया होता है। ये असैसिनेशन अब बहुत चिपके करते थे, जिससे लोगों की नजरों में ना आ सके। फाइनली वो शू वांग बाहर आ गया होता है झाड़ियों से। वो शूची की तरफ देख के बोलता है, मिस शूची, आपको पता होना चाहिए कि रूइंस कितने डेंजरस हो सकते हैं। क्यों ना आप सब हमारे साथ मिलके रूइंस को एक्सप्लोर करो। ऑफ कोर्स शूची इस बात को रिफ्यूज कर देती है। वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के शू वांग का वो चमचा तुरंत ही आग बबूला हो गया था। वो शूची की तरफ पॉइंट करके कुछ बोलने वाला होता है, तभी शू वांग उसे हंस के रोकता है। वो कहता है शांत हो जाओ। आखिरकार वो अच्छे से सिचुएशन को तौल पा रहा था। ऐसे पावरफुल एक्सपर्ट को बिना किसी कारण के प्रवोक करना ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन नहीं था। शुगोंग एक जेंटल आवाज में पूछता है, मिस सूची, आप यहाँ पे क्यों आए हो? वो जानना चाहता था इस आइलैंड के बारे में। सूची कहती है, इसका तुमसे क्या लेन देना है? हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। ये सुन के शुगोंग की आंखें नैरो हो गई थी। फिर वो देखते हैं उस पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ, जिसमें जियान और हीट ओल्ड मॉन्स्टर गए होते हैं। उसे जंगल के अंदर से डेंजरस सेंसेशन फील हो रही होती है। वो खुद से बोलता है, इन लोगों को रूइंस के अंदर आए हुए इतना लंबा समय हो चुका है, लेकिन ये तब भी यहीं पे क्यों टिके हुए हैं? क्या आइलैंड की इस जगह पे कोई जरूरी चीज मौजूद है? लगता है फाइनली शुगोंग को हमला करने का कारण मिल गया था। वो अपने साथी को एक सिग्नल भेजता है। वो 2 उंगलियों का इशारा होता है हमला करने का। साथ में उसकी मेंटल ट्रांसमिशन जाती है। शुगोंग बोलता है, लगता है ये कुछ वैल्यूएबल हाइड कर रहे हैं। 2 बूम बूम की आवाज के साथ दोनों ने अपने ऑरा रिलीज कर दिए थे। फाइनली शूची और बाकी लोग भी अपनी दिगी को सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। शूची कहती, तैयार रहो, इन मिंग सेक्ट के लोगों के पास छिपे हुए हथियार होते हैं। यहाँ पे खासकर शूची को ध्यान देना होता है यूरो के ऊपर, चाहे यूरो का स्टेटस हो या उसके रूइंस के इनहेरिटर की आइडेंटिटी। ये उसे बहुत ही जरूरी पोजीशन पे पहुंच जाती थी, खासकर क्योंकि यूरो ने अब तक 6 स्टार 2 दिन ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया होता है। स्ट्रेंथ के मामले में और उसे कमजोर होती है। शुगोंग जिसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भर गई होती है, वो कहता है, मैंने वानो पवेलियन की मिस सूची के बारे में काफी सुना है। मैं जानता हूँ तुमने मूविंग फ्लावर जॉइनिंग ट्रीज टेक्निक को मास्टर किया है और आज मैं इसे विटनेस करना चाहूंगा। इस बार सूची ने कुछ नहीं बोला होता है, बल्कि उसके चारों तरफ का स्पेस भी डिस्टॉर्ट होने लगा था। तुरंत ही क्रैक की आवाज के साथ सूची का फिगर गायब हो जाता है। सुनाई देती है बूम की आवाज। हम उस शुगोंग के फिगर को पीछे जाते हुए देखते हैं। वो काफी घिसटने के बाद खुद को स्टेबलाइज कर पाता है। भले ही दोनों की स्ट्रेंथ 7 स्टार 2 की अर्ली स्टेज पे हो, तभी पहले एक्सचेंज को जीतने वाली सूची होती है। जब पीछे रह गई यूरो इस अटैक को देखती है, उसके चेहरे पे और दिखाई देता है। वो कहती तो सीनियर सिस्टर सूची ने मूविंग फ्लावर और जॉइनिंग ट्री वाली टेक्निक को सच में पूरा मास्टर कर लिया है। ये मूविंग फ्लावर जॉइनिंग ट्रीज टेक्निक वानो पवेलियन की टॉप होली रैंक की टेक्निक्स में से एक होती है। जो भी इसे मास्टर कर लेता है उसके पास हाई लेवल के ओपोनेंट्स का सामना करने की पावर आ जाती है। भले इस टेक्निक को यूरो ने भी पाया था, लेकिन
अब तक उसने इसकी ट्रेनिंग शुरू नहीं करी होती। एक बार दोनों फिगर्स एक दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं और इनके बीच में इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है। जब एक तरफ ये बूमिंग साउंड्स गूंज रही थी, दूसरी तरफ शो गुआंग की उस कंपेनियन की नजरें फाइनली म्यूइंग और बाकियों के ऊपर जाती हैं। भले ही यूरू के आने के बाद म्यूइंग उसे जल रही हो, लेकिन वो ये भी जानती थी कि यूरू का सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है। इस वजह से यूरू के आगे आके बोलती है, मैं इसे डील करती हूँ, तुम सब मिलकर यूरू को प्रोटेक्ट करो। इस पर मीफंग लेंगफुया ने नोट किया था। वहीं पे चिंगशिंग आ जाती है म्यूइंग के साथ। आखिरकार चिंगशिंग की स्ट्रेंथ थी 6 स्टार दोदी के पीक की और म्यूइंग लेट स्टेज पे होती है। ये दोनों इस बंदे के अच्छे मैच थे। सुशिंग आवाजों के साथ दोनों लड़कियां सीधा शू मैंग के साथी के ऊपर टूट पड़ती हैं। जवाब में शू गुआंग का सबॉर्डिनेट अपने हाथों के ऊपर 2 काले रंग की ऊर्जाओं के गोलों को समन करता है। ऐसा लगता है इन डार्क ऑफ के डार्क ऑरे में एक अलग ही सिनिस्टर पावर छिपी हुई है। तभी अटैक को लॉन्च कर दिया था चिंगशिन ने। ये एक एनर्जी से बना स्फीयर होता है। दूसरी तरफ म्यूइंग अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करके एक ब्लेड को बनाती है। इसे जोश की आवाज के साथ सामने तरफ हैक कर दिया जाता है। एक ही इंस्टेंट में दोनों अटैक्स उस सबॉर्डिनेट के पास अपीयर होते हैं, लेकिन इससे पहले उसे टकरा पाते हैं। हम पफ की आवाज के साथ उन दोनों डार्क ऑफ को इरप्ट होते हुए देखते हैं। इनमें से बाहर आई थी मेनेसिंग ब्लैक एनर्जी। अटैक का नाम था डार्क स्काई स्टार। ये डार्क एनर्जी तुरंत ही दोनों अटैक से लिपट जाती है। म्यूइंग और चिंगशिंग रिएक्ट भी नहीं कर पाते। 2 काले रंग की बर्फ से बने आइसिकल्स म्यूइंग और चिंगशिंग को निशाना बनाते हैं। अभी दोनों के एक्सप्रेशंस काफी अगली हो चुके थे और उस सबॉर्डिनेट के चेहरे पे कोल्ड स्माइल अपीयर होती है। आखिरकार भले चिंगशिंग और म्यूइंग काफी पावरफुल एक्सपर्ट्स बन चुके हो, इनके पास ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस नहीं होता है। ये दोनों आइसिकल्स पहुंचे होते हैं म्यूइंग और चिंगशिंग के सामने, लेकिन सिचुएशन में तभी चेंज हुआ था। आसमान में एक आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है बर्न। तुरंत ही क्रैश के साउंड के साथ सामने का स्पेस फटा था। इसमें से 2 फ्लेम ड्रैगन्स बाहर आते हैं जो बूम बूम की आवाज के साथ दोनों आइसिकल से टकरा गए थे। फ्लेम तुरंत ही उस डार्क एनर्जी को खा जाती है। अब तक आसमान में एक ब्लैक रोड फिगर अपीयर हो गया था। इसके पीठ पे थी एक भारी सी रूलर। जियान का हाथ जाता है अपनी रूलर के ऊपर और इसे एक ही बार में नीचे हैक कर दिया जाता है। तुरंत रूलर में से ग्लो इरप्ट हुआ था। ये शूट हो गया होता है सबॉर्डिनेट की तरफ। जैसे जियान अपीयर हुआ था, शू गुआंग की इंस्टिंक्ट्स तुरंत ही चिल्लाती है कि अब एक बड़ा खतरा आ गया है। तो 7 स्टार दो दी अर्ली स्टेज की स्टैंड के साथ भी उसे जियान को घेरने वाली फ्लेम्स में से एक अलग ही डेंजर फील हो रहा था। अपने साथी की तरफ शू गुआंग चिल्ला के बोलता है केयरफुल, लेकिन तभी बैंग की आवाज के साथ एक पाम अटैक उसकी बॉडी से टकराया था। मुझे फिर से पीछे घसीटते हुए देखते हैं। शूजी कहती तुम्हें पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं। जियान की एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर लाइटिंग स्पीड से नीचे की तरफ हैक होती है। इसमें इन्फ्यूज होती है होली फ्लेम। ये डेक जहां से गुजरता है स्पेस फटता जाता है। जिस पल वो सबॉर्डिनेट रियलाइज करता है कि वो खतरे में आ चुका है। लगता है काफी देर हो गई थी। पैनिक की वजह से हम उसे भागते हुए देखते हैं, लेकिन जियान की प्रिसीजन के सामने उसके एक नहीं चलती। थर्ड की आवाज के साथ वो पैना सा अटैक शू गुआंग की हॉरर से भरी आंखों के सामने उसके सबॉर्डिनेट के 2 हिस्से कर देता है। फिर सुनाई दी थी बूम की आवाज। ये अटैक जहाँ पीछे टकराया था वहाँ कई 100 फीट गहरी खाई बन गई होती है। अपने सामने साथी को मरती हुए देख फाइनली शू गुआंग की आंखों में खून चढ़ जाता है। हम उसे आसमान की तरफ देख के हाउल करते हुए देखते हैं। भले उसके सबॉर्डिनेट की स्ट्रेंथ अब भी 7 स्टार दोदी तक नहीं पहुंची हो, दोनों काफी समय से एक दूसरे का साथ निभा रहे थे। और क्योंकि पलक झपकते दोनों के बीच की डोरी कट चुकी है, शू गुआंग खुद को चीखने से रोक नहीं पाता। स्पेशली जब एक खबर पहुंचेगी वापस मिंग्स एक्ट, उसे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना होगा। जियान फाइनली मुड़ता है शू गुआंग की तरफ और शू गुआंग के साथी ने जिस अटैक का इस्तेमाल किया था वो चिंगशिन और म्यूइंग की जान को खतरे में डाल सकता था। इस वजह से जियान ने इस अटैक में बिल्कुल होल्ड बैक नहीं किया होता। जियान कहता है जब तुम किसी की जान लेने के लिए जा रहे हो तो तुम्हें खुद ही मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर जब जियान देखता है शूची को, उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई थी। जियान नोटिस करता है कि शूची ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। लगता है वो अपने आप को होल्ड बैक कर रही है। एक बार फिर से उसकी नजरें लौटती हैं सबॉर्डिनेट की बॉडी पे। जियान कहता है उस एंसेस्ट्रल बॉडी रिफाइनमेंट के लिए अब 1-2 एम्पर की बॉडी की जरूरत है। बिना हेजिटेशन की एक लाइट फ्लैश हुई थी और शू गुआंग की सबॉर्डिनेट की बॉडी जियान की स्टोरी रिंग के अंदर चली जाती है। ये देख के शू गुआंग और भी आगे उबला हो जाता है। वो धाड़ के बोलता है उसकी बॉडी वापस करो। बूम बूम की आवाज के साथ उसका ऑरा राइज हुआ था। हवा में जहाँ पे उसके पैर प्रेस होते हैं ऐसा लगता है स्पेस पीछे चला गया हो। वो शूट हुआ था जियान की तरफ, लेकिन तभी उसके रास्ते को बहुत सारे फूल रोक लेते हैं। ये फ्लावर्स का एक टॉर्नेडो था जिसे बनाने वाली शूची थी। फिर से इनके बीच में इंटेंस क्लैश शुरू होती है। नजर लौटता है म्यूइंग और चिंगशिंग की तरफ। जैसे जियान अपीयर हुआ था दोनों के दिल में रिलीफ फैल गई होती है। दोनों ही सेंस कर पा रही थी कि अगर जियान समय पे अपीयर नहीं हुआ होता तो सबॉर्डिनेट का हिडन अटैक दोनों को गहरी चोटें पहुंचा सकता था। और क्योंकि बाकी के सुपर सेक्रेट डिसाइपल्स भी इन आइलैंड्स तक पहुंच चुके हैं, जियान का ग्रुप ऐसी कीमत को अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन जब दोनों लड़कियां देखती हैं शू गुआंग के गुस्से को, उनके चेहरे पे फिर से एंग्शियस एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ये देख के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। फाइनली उसकी नजरें जाती है शू गुआंग की तरफ। अगर मिंग सेक्रेट
डिसाइपल्स बर्निंग इंसेंस पवेलियन से दुश्मनी करने के लिए तैयार हैं, तो जियान की तरफ से भी कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। एक मेंटल ट्रांसमिशन गया था शूची के दिमाग में। हम तुरंत ही उसे अपने कदमों को पीछे लेते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है वो फूलों पे चल रही हो। वो सीधा यूरो के बगल में लौट आई थी। शूची जियान की तरफ देख के बोलती है, चलो मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम किसके कैपेबल हो। वहीं पे जब जियान एक 7 स्टार दूधी से फाइट करने के लिए तैयार हुआ था, यूरो को उसकी चिंता होने लगी थी। वो पूछती क्या ये सच में सही है। अपनी जूनियर सिस्टर के चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन को देख के शूची के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहती है उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, ये तुम्हारा लिटिल लवर तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। शूची के पीछे हटने की वजह से अब शू गुआंग को जियान को अप्रोच करने से कोई रोकने वाला नहीं था। जब तक वो जियान के 20 मीटर के दायरे में आ पाया था, हम उसके ऑरे को और भी खतरनाक होते हुए देखते हैं। वो आगे पंच को लॉन्च करते हुए बोलता है डाई। ये देख के जियान फिर से अपनी रूलर को बाहर निकालता है। पफ की आवाज के साथ फ्लेम्स इरप्ट हुई थी। जियान कहते हैं अर्ली स्टेज 7 स्टार दो दी। फिर बिना हेजिटेशन के रूलर आगे हैक कर दी गई थी। 1 2 3 4 बार ये चारों रूलर अटैक्स सीधा शू गुआंग को अपना टारगेट बनाते हैं। सुनाई देती है बूम 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 की साउंड्स। जब तक शू गुआंग ने सामना किया था तीसरे अटैक का, उसके चेहरे से वो कॉन्फिडेंस चला गया होता है। खासकर जियान की जो स्कॉचिंग फ्लेम होती है, उनकी वजह से शू गुआंग की रूह कांप रही थी। एक और बैंग की आवाज के साथ जियान की रूलर शू गुआंग के लेफ्ट हैंड से टकराती है। आह की आवाज के साथ शू गुआंग को पीछे जाना पड़ा था। हम उसके लेफ्ट हैंड को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। जियान कहता है अपनी इच्छा को नियंत्रण में न रखने की वजह से तुम्हें आज ये कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। भले औरों को मिंग सैक का डर हो, जियान उनमें से नहीं था। अगर कोई भी उसके कंपेनियंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो दूसरी पार्टी की जान लेने से जियान एक बार भी नहीं हिचकिचाएगा। ऑल्दो जियान की पावर की वजह से शू गुआंग हिल गया होता है, लेकिन अभी उसकी आंखों से गुस्सा नहीं गया था। वो गुर्रा के बोलते लड़के तेरी मेरी मिंग सैक के डिसाइपल्स को मारने की हिम्मत कैसे हुई। अभी शू गुआंग हमला करने से हेजिटेट कर रहा था। आखिरकार शूची और बाकियों की कोल्ड नजरें उसके शरीर के ऊपर लगातार बनी होती है। वो समझता था कि अगर लोग चाहते तो अब तक उसकी भी कब्र बन चुकी होती। जियान आंखें नैरो करके बोलता है मिंग सैक्ट, तो क्या सच में तुम्हारा मिंग सैक्ट इतना हाई और माइटी हो चुका है जो तुम बर्निंग इंसेंस पवेलियन के डिसाइपल्स के खिलाफ हिडन वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते हो कि अगर हम इस खबर को वापस देते हैं तो तुम्हारे मिंग सैक्ट को वानो पवेलियन और बर्निंग इंसेंस पवेलियन की रात का सामना करना होगा। जियान की चेतावनी को सुन के शू गुआंग का चेहरा गुस्से की वजह से ट्विस्ट हो जाता है। वो जियान से कहता है तुम मुझे ज्यादा पुश कर रहे हो। जियान कहता है ज्यादा? तो जब तुम्हारे सबऑर्डिनेट ने मेरे टीम मेंबर्स के ऊपर जानलेवा हमला किया, क्या तब तुम्हारे दिमाग में बात नहीं आई थी? ये कहते कहते जियान की आंखों के किनारे से वो फीलिंग इंटेंट से भरी लाइट बाहर आने लगी थी। वो एक कदम आगे बढ़ाता है, उसके पीछे फ्लेम का ड्रैगन कंडेंस हुआ था। जब शू गुआंग के ऊपर रोर करता है, शू गुआंग के रोंगटे खड़े हो गए थे। जियान एक काम लेकिन ऐसी आवाज में कहता है क्योंकि तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो फिर यहीं पे रहो। इसी के साथ जियान अपनी हथेली को उठाता है। सभी की आंखें तब श्रिंक होती है जब वो जियान की हथेली के ऊपर एक फायर लोटस को नोटिस करते हैं। जियान के एक इशारे पे फायर लोटस में से एक इंटेंस हीट वेव रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से स्पेस में से चर की आवाजें बाहर आती हैं। साफ तौर पे इस हीट को स्पेस भी झेल नहीं पा रहा था। बिना हेजिटेशन के जियान इस फायर लोटस को रिलीज कर देता है। जब शू गुआंग के शरीर से इस फायर वेव का कांटेक्ट हुआ था, तुरंत ही उसके चेहरे के रंग उड़ गए होते हैं। वूश की आवाज के साथ हम उसकी बॉडी को फुल स्पीड से पीछे जाते हुए देखते हैं। उसे एक मौत के भय ने घेर लिया होता है। अब उसे भागने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस हो रही होती। ये देख के जियान कहता है भाग रहे हो, लेकिन इतना आसान कैसे हो सकता है। तुरंत ही जियान की 2 उंगलियां आगे के स्पेस में प्रेस होती हैं। ऐसा लगता है फायर लोटस के पंख लग गए हो। फेस में एक लंबी सी लाइन छोड़ के वो सीधा अपीयर होता है शू गुआंग के पीछे। अगली पल में एक बहुत खतरनाक बूम का साउंड सुनाई देता है। उस मोमेंट में शू गुआंग ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अनलीश कर दिया था, लेकिन तभी उसके दिमाग पे हमला करता है एक स्पिरिचुअल अटैक, और फायर लोटस को बस इतना ही समय चाहिए था। सबके कान में शू गुआंग की बस एक आ की आवाज आती है। ये आवाज बीच में ही कट गई थी क्योंकि वो बूम 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 के साउंड्स सबके कानों में घंटे बजाने लगे होते हैं। ये टेरिफाइंग सीन चलता रहता है कुछ और समय के लिए। इस डेजलिंग फ्लेम स्टॉर्म की वजह से ये पूरा पर्पल बेम्बू फॉरेस्ट थर्रा गया था। धीरे धीरे फ्लेम्स डिसिपेट होती हैं और बाहर आता है एक फिगर जिसके पंख उजड़े हुए होते हैं, लेकिन डेड डॉग की तरह नीचे आते उस फिगर को देख के शूची की आंखें नैरो हो गई होती हैं। वो कहती है भरोसा नहीं हो रहा। जियान कितने टेरिफाइंग अटैक को इंड्योर करने के बाद भी ये व्यक्ति अब भी जिंदा है। अब तक शू गुआंग के ज्यादातर कपड़े जल चुके होते हैं और उसके शरीर का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जहाँ पे जलने के निशान ना हो। फ्लेम की टेरिफाइंग पावर की वजह से वो अब भी लगातार कांप रहा था। लगता है लास्ट मोमेंट पे शू गुआंग ने किसी लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया होगा, वरना हुआंगकांग डिवाइन एंगर और फायर लोटस इससे उसकी जान जरूर चली जाती है। जैसे जैसे उस दर्द पे काबू पाते हुए शू गुआंग की जहरीली नजरें जियान को देखती है। वो गुर्रा के बोलता है डैम बेस्टर्ड, आज के इस ह्यूमिलेशन को मैं शू गुआंग याद रखूंगा और इसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। शू गुआंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये एक पीक 6 स्टार दूधी लेवल का एक्सपर्ट
बट उसे मौत के इतने करीब ला सकता है। अगली पल में एक सिल्वरी लाइट उसे गिरती है, उसके चारों तरफ का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था और हम पलक झपकते उसे वैनिश होते हुए देखते हैं। जब जिन स्पॉट की तरफ फिर रूलर घुमाने वाला था तभी सूची कहती तुम्हें ऐसा करने की अब आवश्यकता नहीं है। वो एक हाई टियर का स्पेस स्क्रोल था जो कि सच में इनवैल्यूएबल होते हैं, अब उसका पीछा करने का फायदा नहीं है। लेकिन इस एनकाउंटर से तुम्हारे और मिंगसेक्ट के बीच में एक बहुत बड़ी दुश्मनी बन चुकी है। आखिरकार शुगवांग की रैंक मिंगसेक्ट में कम नहीं है और मिंगसेक्ट एक हत्यारों का समूह है। तुम्हें आगे आने वाले दिनों में सावधान रहना होगा। ये सुन के जियान अपने बस सिर को हिलाता है। वो कहता है जब समय आएगा तो हम उसे भी देख लेंगे। जियान के दिमाग में वीक थॉट लगातार आ रहा था कि अगर उसने लाइफ और डेथ की पावर को इस फायर लोटस में इन्फ्यूज किया होता तो शुगवांग किसी भी कीमत पे नहीं बच पाता। लगता है लाइफ की पावर ये सच में जियान के लिए बहुत जरूरी बन चुकी है और उसे अपनी इस परेशानी को जल्दी रिजॉल्व करना होगा। शुगवांग के जाने के बाद जियान चिंगशिन और म्यूइंग की तरफ मुड़ता है। वो पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो? इस पर चिंगशिन एक चीयरफुल स्माइल के साथ बोलती है हम ठीक है, हमें सेव करने के लिए थैंक यू। फिर सूची पूछती है क्या पर्पल बेम्बू फॉरेस्ट का सारा मैटर रिजॉल्व हो गया है? जियान नोट करके बोलते हैं हाँ ये मैटर खत्म हो गया, अब हमें बस मूनलाइट आइलैंड पे फोकस करना है। चारों तरफ की एक्टिविटीज को देख के ऐसा लगता है यहाँ पे कई पावरफुल इंडिविजुअल्स इकट्ठे हो चुके हैं। लगता है जब बात होती है मुसीबतों की लेंग फुयाओ की एक्साइटमेंट जाग जाती थी। वो एक फियरलेस लिटिल विच की तरह आगे आके बोलती है तो हम कहाँ पे आगे जा रहे हैं? जियान बोलता है लाइफ और डेथ की इरी स्प्रिंग की तरफ। जब ये नाम सूची और बाकी के लोग सुनते हैं ऐसा लगता है इनके दिल की घंटियां बजने लगी हो। सूची और चिंगचिन साथ में बोलते हैं लाइफ और डेथ इरी स्प्रिंग वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगह है। इन दोनों के चेहरों को जैसे जिज्ञासा से भरे हवाओं ने भर रखा था। लगता है वो इस चीज की सिग्निफिकेंस जानते हैं। कोर्स भले ही बाकी के लोग जियान के शब्दों को पूरा वजन न समझते हो लेकिन जो चीज चिंगचिन और सूची से ऐसे रिएक्शन को बाहर निकलवा सकती है वो कोई आम चीज नहीं हो सकती। इसी के साथ जियान अपने ग्रुप को लेके पर्पल बेम्बू फॉरेस्ट से बाहर चला जाता है क्योंकि ये लगातार हिट ओल्ड मॉन्स्टर का जिसके जियान से रिलेशन सही हो चुके थे। इस वजह से कुछ समय तक जियान की टोली को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जब जियान और उसकी टोली आगे बढ़ रही होती है ये शांत सा रहने वाला मूनलाइट आइलैंड काफी ज्यादा एक्टिविटी से भर जाता है। इस टापू की कई जगहों पे कई पावरफुल डिसाइपल्स इकट्ठे हो चुके थे। ऐसा लगता है इन्हें भी किसी भी तरीके से उस लाइफ और डेथ इरी स्प्रिंग के बारे में मालूम पड़ चुका हो। एक बड़े से पत्थर के पास कुछ डिसाइपल्स इकट्ठे हुए थे। इनके बीच में हो रही थी फुसफुसाहट। डिसाइपल कहता है क्या तुमने सुना इस मूनलाइट आइलैंड में अनगिनत खजाने मौजूद हैं। इसे काटते हुए एक आवाज कहती तो पुरानी खबर हो गई। ये होता है एक डार्क स्किन्ड मैन जिसके चेहरे पे चालाकी से भरी मुस्कान थी। वो सबसे पूछता है क्या तुम सभी और भी थ्रिलिंग न्यूज सुनना चाहोगे? ये सुन के सभी लोग दूसरी तरफ देखने लगते हैं। एक बंदा हंस के बोलते ऐसी कौन सी खबर है? वो सांवली त्वचा वाला व्यक्ति कुछ समय तक शांत रहा था। जब सबके चेहरों पे क्यूरियोसिटी साफ दिखाई देने लगती है वो फाइनली बोलता है कहा जाता है कि इस मूनलाइट आइलैंड पे एक मिस्टिकल ट्रेजर मौजूद है और उसका नाम है लाइफ एंड डेथ इरी स्प्रिंग। ये सुन के सब लोग स्टन्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं लाइफ और डेथ इरी स्प्रिंग इम्पॉसिबल। इससे वो सांवली त्वचा वाला व्यक्ति बोलता है ये असली है। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कई पावरफुल इंडिविजुअल्स उस जगह के एंट्रेंस पे इकट्ठे हो चुके हैं लेकिन लगता है कोई चीज एंट्रेंस को रोक रही है। इस वजह से कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा। इन लोगों से थोड़ी दूर पे एक यंग वुमन जिसने रहस्यमयी से कपड़े पहन रखे थे जिन पे जगह जगह पे चांद सितारे मौजूद होते हैं वो भी इस कॉमोशन को सुनती है। इस बंदे के बगल में उसकी मेड खड़ी थी। वो कहती मिस इस बार के रूइंस काफी लाइवली लग रहे हैं, क्यों ना हम भी इन्हें देखने चले। ये सुझाव उस लड़की को अच्छा लगा था। वो नोट करती है। वो कहती चलो देखा जाए कि शोर शराबा क्यों हो रहा है। जब वे इकट्ठी हुई भीड़ के करीब जाते हैं उस मेड की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि उसने सुन लिया था लाइफ और डेथ इरी स्प्रिंग के बारे में। वो कहती मिस ये तो वही जगह है जिसके बारे में आपने बताया था। ये सुन के उस बंदी की आंखें पैनी हो जाती हैं। वो कहती हाँ ये लाइफ और डेथ की स्प्रिंग है। लगता है मास्टर ने सही कहा था। बिना हेजिटेशन के वो उस डार्क एंड मैन की तरफ गई थी। वो पूछती है स्प्रिंग की जगह कहाँ पे है। इस लड़की को देख के वो व्यक्ति थोड़ा हेजिटेट करता है लेकिन फाइनली वो एक दिशा की तरफ पॉइंट करता है। ये सुन के दोनों लड़कियों से थैंक यू बोल के उस तरफ चली जाती है। आगे जा रही वो लड़की बोलती है शाओ भाई चलो जल्दी से चलो। ये सुन के मेड तेजी से दौड़ने लगी थी। वो कहती मिस मिस रुको जरा। पलक झपकते ही दोनों लड़कियां गायब हो गई थी। पीछे रह गया वो डार्क स्किन्ड मैन कुछ समय तक इनके पहनावे के बारे में सोचता रहता है। तभी उसे रियलाइजेशन होती है। वो कहता है क्या वो एस्ट्रोलॉजी वैली से है? अगर बात करिए एस्ट्रोलॉजी वैली की तो इसे एक यूनिक सेक्ट कहा जा सकता था। इनके डिसाइपल सबसे कम होते हैं और इनके कल्टिवेट करने का तरीका भी अलग होता है। लगभग सारे सेक्ट दुखी कल्टिवेशन की ओर फोकस करते थे। अगर पॉइजन सेक्ट और एंशिएंट डेसोलेट पैलेस को छोड़ दिया जाए जो कि पॉइजनस दुखी और फिजिकल स्ट्रेंथ की ऊपर फोकस करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी वैली की आर्ट ये सबसे अनकन्वेंशनल थी। इसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी
जिसका मतलब होता है हेवंस की भाषा को समझना। लेजेंड्स में कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी को मास्टर करने वाले लोग लाइफ और डेथ को बस इशारों से कंट्रोल कर सकते थे। ये दुनिया का मोड़ बदलने का मादा रखते हैं। ऑफ कोर्स इस सुप्रीम स्टेट तक अब तक वैल्यू ऑफ एस्ट्रोलॉजी में वो भी प्रैक्टिस नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से जॉन सेंटिन के सुपर सेक्स में एस्ट्रोलॉजी वैली की रैंकिंग सबसे नीचे हो चुकी है। इस सेक्ट की खासियत होती है आने वाली मुसीबतों के बारे में पता लगाने की, जिससे परेशानी के लिए पहले ही तैयार हुआ जा सके। भले इनके कहने पे कई लोग भरोसा न करते हो, इस सेक्ट का वजूद तब भी आज तक बना हुआ है। जो पिछली 2 लड़कियां थी, इनमें से एक का नाम होता है शिंग टाकी, जो लेट स्टेज 6 एम्पर लेवल की स्ट्रेंथ रखती थी। वहीं पे उसकी फॉलोवर का नाम होता है शाओबेई, जो एक मिड स्टेज 6 दी होती है। शाओबेई की कोई माता पिता नहीं होते, शायद उसे जन्म होने के बाद ही त्याग दिया गया था। उसे अपनी शर्ट में लेती है शिंग टाकी की प्रोटेक्शन और गाइडेंस की वजह से शाओबेई ने उसे अपना मास्टर माना, और इसी वजह से इन दोनों लड़कियों के बीच की वो डायनेमिक रिलेशनशिप बनी। नजारा हमें दोनों लड़कियों के पास का दिखाया जाता है। जब शाओबेई देखती है कि शिंग टाकी के चेहरे के एक्सप्रेशन इस तरीके से बदले हुए हैं, वो कहती है मिस, आखिर लाइफ और डेथ की स्प्रिंग है क्या? शिंग टाकी को अपनी एक्साइटमेंट छिपाने में परेशानी हो रही होती है। वो कहती है शाओबेई तुम शायद ये जानती ना हो, लेकिन एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेस है। इस स्प्रिंग के अंदर वो पावर होती है जो किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर की लाइफ फोर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, और तो और इसके पास कुछ ऐसे यूनिक इफेक्ट्स भी हैं जिसकी वजह से इसे एंशिएंट रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। अगर पूरे जॉन सेंटिन की बात करी जाए तो हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा स्रोत बचा नहीं है जो लाइफ फोर्स को और भी पावरफुल बना सके, और क्योंकि जैसी हमारी लाइफ फोर्स की रैंक होगी, इसकी पावर भी उतनी ज्यादा खतरनाक होगी। इस वजह से हम इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकते। लगता है अब चीजें शाओबी को समझ में आ गई थी। वो कहती तो ऐसी बात है, फिर चलो हम भी जल्दी चलते हैं। कुछ समय तक ट्रेवल करने के बाद उस जगह के पास पहुंच जाते हैं। इन्हें लाइफ और डेथ की स्प्रिंग के पास कई डिसाइपल्स इकट्ठे होते हुए दिखाई दिए थे। एक डिसाइपल बोलता है डैम इट, मेरा लक कितना खराब है, मुझे लग रहा था कि लाइफ और डेथ की स्प्रिंग मेरे शरीर की लाइफ फोर्स को बढ़ाएगी, लेकिन ये है कहाँ पे? इसका साथी बोलते हैं हाँ ये अजीब बात है, मुझे बताया गया था कि स्प्रिंग यही मौजूद है, लेकिन मैं इसे देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे इकट्ठे हुए डिसाइपल्स का एक्सप्रेशन अभी फ्रस्ट्रेशन से भरे होते हैं। ये सभी चारों तरफ देख रहे थे। ये एक स्वैम्पी एरिया होता है, मतलब काइंड ऑफ दलदली इलाका होता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ मौजूद होते हैं। जमीन को धुएं की एक परत ढकती थी, जिससे चलना और मुश्किल हो जाता है। ये इलाका काफी खतरों से भरा होता है। चारों तरफ फैली उस मिस्ट में ऐसी पावर होती है जो लोगों की सोचने की क्षमता को कम कर देती है, और इसकी वजह से अगर किसी ने गलत कदम बढ़ाया तो वो दलदली इलाके के दौरान निकला जा सकता है। हम इस इलाके में और फिगर्स को देखते हैं। ये 2 बंदे थे। इनमें से एक पूछता है क्या तुम्हें कुछ मिला, दूसरा रिप्लाई करता है नहीं, लाइफ और डेथ स्प्रिंग को गार्ड करने वाला बीस्ट बहुत पावरफुल है, हमारे पास ऐसी फिजिकल स्ट्रेंथ होने के बाद भी हम उसके पार नहीं जा पा रहे हैं। ये सुन के पहला वाला बंदा फ्रस्ट्रेशन से भरी आवाज में कहता है खासकर ये दलदली इलाका चीजों को और भी कठिन बना देता है। अगर हम कोई एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो नीचे दलदल में फंसने का खतरा और बढ़ जाएगा। वैसे अगर बात करिए इन दोनों की तो ये होते हैं फेंग होंग और डूचन, जो कि एंशिएंट डेसोलेट पैलेस के डिसाइपल्स थे। जब ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं उनके कानों में जाती एक और आवाज। ये आवाज थी ज्वालेरॉल फैमिली के ची हाओरन की। वो कहते हैं क्या तुम दोनों में से हैंडल नहीं कर पा रहे हो? ये सुन के फेंग होंग स्नोर्ट करता है। वो कहते हैं हम ये बस स्ट्रेंथ की बात नहीं है, उस बीस्ट की स्ट्रेंथ 7 स्टार दोरी के बराबर है। वहीं पे दलदली इलाका उसका साथ निभाता है। अगर ये सॉलिड ग्राउंड होता तो पूरी स्टोरी बदल जाती। ये सुन के ची हाओरन की भौं भी सिकुड़ जाती है। बगल में उसका भाई जो कि लोगों को चिढ़ाने में काफी मजा लेता था, वो कहते हैं अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम दोनों भी फेल हो जाओगे। अब भाई फेंग होंग तो पहले गुस्सा था और ये बंदा उसे और उकसा रहा होता है। फेंग होंग उसे घूरते हुए बोलता है ची हाओचिंग, भले और लोग तुमसे डरते हो लेकिन ऐसा मेरे बारे में नहीं है, और अगर तुम इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो इसे क्यों ना तुम एक बार खुद ट्राई करो, मुझे लगता है तब तुम्हें काफी अच्छा महसूस होगा। ये सुन के ची हाओचिंग की आंखें नैरो हो जाती हैं और में टेंशन और बढ़ जाती है। अच्छी बात है कि इससे पहले सिचुएशन और भी एस्केलेट हो पाती। सोर्ड सेक का सोंग्यू बीच में आया था। वो कहता है ठीक है तुम दोनों का बहुत हो गया, ऐसी बहसबाजी से कोई हल नहीं निकलेगा। ची हाओरन मुड़ाता सोंग्यू की तरफ। वो पूछता है ब्रदर सोंग क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है? ये सुन के सोंग्यू हेजिटेट करता है। वो कहता है हमारी अभी की सिचुएशन काफी चैलेंजिंग लग रही है, ये हमारी ब्रूट स्ट्रेंथ काम नहीं आने वाली, हमें और भी सेटल अप्रोच चाहिए होगी। ची हाओरन पूछता है तो आपका प्लान क्या है? वो सोचने के बाद सोंग्यू बोलता है क्यों ना हम इस लाइफ और डेथ स्प्रिंग की खबर फैलाएं, जिससे यहाँ पे और भी पावरफुल इंडिविजुअल्स इकट्ठे होने लगेंगे और तब हो सकता है कि हमारे पास कुछ सोल्यूशन हो। ये सुझाव को सुन के ची हाओरन की भौं सिकुड़ जाती है। वो बोलता है लेकिन अगर हम इस जानकारी को फैलाते हैं तो फिर फायदों का बढ़ने का भी खतरा होगा। रिप्लाई में सोंग्यू बोलता है हमारे पास क्या विकल्प बचा है, किसी भी तरीके गार्डियन के उस पार जाना ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। एक बार ऐसा हो जाता है तभी
डिपेंड करेगा हर एक की स्ट्रेंथ के ऊपर कि कौन कितने बेनिफिट्स को हासिल कर सकता है। जैसा कि इस दुनिया का नियम है, स्ट्रेंथ को ही रिस्पेक्ट दी जाएगी। इसके बारे में कोई सोच के जी हॉरन और फेंग होंग दोनों नोट कर देते हैं। जी हॉरन बोलता है ठीक है, चलो इस खबर को फैलाते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। ये क्या के जूश वूश की आवाजों के साथ ये 6 लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले गए होते हैं। जियान के ग्रुप को भी यहाँ पे पहुंचने में ज्यादा देरी नहीं लगी थी। ये पहुंच गए होते हैं लाइफ और डेथ की एरी स्प्रिंग के सामने। इनके सामने वही दलदली इलाका था, वो पंजेंट ऑर्डर चारों तरफ फैला होता है। खासकर पानी में से जो मोटे मोटे बुलबुले उठ रहे होते हैं वो एटमोसफेयर को और भी ईरी बना देते हैं। चारों तरफ देखने के बाद जियान वॉइस रिकॉर्ड के यूरू से बोलता है, क्या सच में यही वो जगह है? यूरू नोट करके बोलती है, इनहेरिटेंस रूल्स की जानकारी के हिसाब से यही वो जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो लाइफ और डेथ एरी स्प्रिंग मौजूद है। ऑफ कोर्स वो भी अनसर्टेन थी। तभी म्यूफंग जो कि अब तक साइलेंट होता है, वो चारों तरफ एरिया को स्कैन करके बोलता है, ये स्वाम्प, मैं इससे अजीब ऑरे को सेंस कर पा रहा हूँ, ये जरूर उस ईरी स्प्रिंग का ऑरा होगा। लगता है म्यूफंग को ये फायदा उसके कल्टीवेशन मेथड की वजह से हुआ होता है, क्योंकि काफी स्कैन करने के बाद भी जियान को कुछ खास सेंस नहीं होता। ऑफ कोर्स उसे बाकी लोगों के ऑरे सेंस होते हैं। जियान कहता है, लगता है पहले से लोग इकट्ठे हो चुके हैं, इनमें से कुछ ऑरे काफी स्ट्रॉन्ग हैं, ये कम से कम 7 स्टार दूधी लेवल की स्ट्रेंथ को रखते हैं। जियान जस्ट आगे कुछ बोलने वाला होता है, तभी अचानक से लैंग फुया एक दिशा की तरफ देखती है। वो कहती है कोई यहाँ पहुंच गया। लगता है उस फिगर ने अपने आप को बिल्कुल छिपाया नहीं था। जूम की आवाज के साथ उसका फिगर एक बड़े से पेड़ की टहनी पे अपीयर होता है। इसके रुकते ही स्पेस में क्रैक्स फैलते हैं। लगता है ये अपनी पावर को शो कर रहा हूँ। वो हंस के बोलता है, हे एवरीवन। जैसे आवाज जियान के कान में गई थी उसे तुरंत पहचान गया था। वो कहता है, सॉन्ग यू। वो चमकता हुआ फिगर अनाउंस करता है, क्योंकि आप सब यहाँ पे आ चुके हो तो मुझे लगता है खबर आप तक पहुंची गई होगी। जी हाँ, लाइफ और डेथ की एरी स्प्रिंग यही मौजूद है, लेकिन उसकी रखवाली कर रहा है एक गार्डियन बीस्ट, और उसकी स्ट्रेंथ को हम अकेले हैंडल नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स अगर कोई अपने लक को आजमाना चाहता है तो हम उसे रोकने वाले नहीं है। ये बोलने के बाद सॉन्ग यू थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था, जिससे शब्द लोगों की खोपड़ी में घुस जाए। सॉन्ग यू की बात को सुनकर जियान आंखें नैरो करके बोलता है, आखिर ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सबको क्यों बताई जाएगी? क्या ये अपने सामने का रास्ता साफ करना चाहता है? उसके पास में खड़ी शूची बोलती है, भले ही सॉन्ग यू सोर्ड सेट का मेंबर हो, वो तब भी इतना दयावान नहीं है कि वो सबके सामने ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन रिवील करेगा। लगता है इसकी रणनीति का हिस्सा है। चारों तरफ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। जब इन्हें स्प्रिंग की मिरेकुलस पावर के बारे में मालूम पड़ेगा, इन्हें भड़काने की और जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जियान सोचता है उस गार्डियन के बारे में, उसे याद हेट ओल्ड मॉन्स्टर की आई थी। वो हेट ओल्ड मॉन्स्टर के शब्दों को याद करके बोलता है, अगर सॉन्ग यू भी इस गार्डियन को हैंडल नहीं कर पा रहा तो लगता है वो सच में काफी पावरफुल है। जियान को लगता है डेफिनेटली वही विशेष ओल्ड मॉन्स्टर होगा। पास में पॉइजन सेक की लिंजू होती है, जो अपनी सीनियर सिस्टर के साथ खड़ी हुई थी। वो पूछती है कि सॉन्ग यू से जानकारी क्यों फैला रहा है। जवाब देती है उसकी सीनियर सिस्टर। वो कहती है बहुत सिंपल है, ये उस गार्डियन बीस्ट के लिए डील नहीं करना चाहता, इसे पावरफुल एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। इतना बोलने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर पॉज लेती है। वो कुछ सोच के फिर बोलती है, चलो हम चलते हैं स्प्रिंग की तरफ। मुझे लगता है कि जियान और उसका ग्रुप भी यहाँ पहुंच चुका होगा, और क्योंकि हमारी सेक्ट मास्टर ने भी हमें उनकी हेल्प करने के लिए बोला है तो चलो पहले उनसे मिलकर देखते हैं। ऑल्दो लिंजू को ऐसा लगता था कि उसे और लोगों की मदद करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो तब भी अपनी सेक्ट मास्टर और अपनी सीनियर सिस्टर की बात मानना चुनती है। ये दोनों दलदली इलाके की और भी गहराइयों में चले गए थे। पीछे बस उनके पैरों में बंधी पायलों की आवाजें रह जाती हैं। चलो हम तब तक इन लड़कियों को जियान के ग्रुप को ढूंढने देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड फोकस करने वाला है इसी लाइफ और डेथ एरी स्प्रिंग के ऊपर, और फाइनली उस गार्डियन बीस्ट से फाइट हो रही होगी। चलो हम बाकी चीजों को सरप्राइज के रूप में छोड़ते हैं। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका एक्सप्रेशन कैसी लगी है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना, जिससे हम चीजों को और भी इम्प्रूव कर पाए। अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता है और आप उसे आज शाम को ही देखना चाहते हो तो बन सकते हो चैनल की मेंबरशिप का एक हिस्सा, ज्वाइन का बटन मिलेगा सब्सक्राइब के साइड में। चलो इसी साथ हम फिनिश करते हैं वीडियो को। स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।